प्रयागराज से बड़ी खबर, 2 दवा व्यापारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और इन व्यापारियों पर ब्लैक फंगस के नकली इंजेक्शन बेचने का आरोप है। बहुत बड़ी खबर प्रयागराज से। कानपुर पुलिस ने एसओजी की मदद से इन्हें हिरासत में लिया है। प्रयागराज में 2 जगहों पर छापेमारी करके ये 2 व्यापारी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। कानपुर पुलिस ने ब्लैक फंगस की नकली दवा सप्लाई करने वाले ज्ञानेश को पिछले दिनों गिरफ्तार किया था। कानपुर के ग्वालटोली थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर 68 नकली इंजेक्शन बरामद किए गए थे। उसने प्रयागराज के 2 दवा व्यापारियों को नकली इंजेक्शन सप्लाई करने की जानकारी पुलिस को दी थी। वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर पुलिस ने यह गिरफ्तारी की है। फुलदाबाद इलाके से दवा व्यापारियों को गिरफ्तार करके कानपुर पुलिस ले गई है। हालांकि प्रयागराज में नकली इंजेक्शन बरामद नहीं हो सका है। यहां किसी भी मरीज के परिजन को इंजेक्शन नहीं दिया गया था। तो इस वक्त की बड़ी खबर प्रयागराज से 2 जगहों पर छापेमारी करके 2 व्यापारी हिरासत में लिए गए हैं और आरोप यह कि कानपुर से पकड़े गए पूर्व में एक आरोपी ने कहा था कि उसने ब्लैक फंगस के नकली इंजेक्शन और दवा इन व्यापारियों को सप्लाई किए थे। तो अब पुलिस ने एसओजी की मदद से रेड करके इन 2 व्यापारियों को भी पकड़ा है। उधर अलीगढ़ शराब कांड में मरने वाले लोगों का आंकड़ा एक बार फिर से बढ़ गया है। शराब से अब तक 22 लोगों की मौत हो चुकी है। इस मामले में सीएम के आदेश पर दोषी पुलिसकर्मी और आबकारी अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। शासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 अधिकारियों को फौरन प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जिला आबकारी अधिकारी 3 अधिकारियों को निलंबित किया गया और आबकारी विभाग के अपर मुख्य सचिव ने इसका आदेश जारी किया। निलंबित अधिकारियों में अलीगढ़ के आबकारी अधिकारी धीरज शर्मा, आबकारी निरीक्षक राजेश कुमार यादव और प्रधान आबकारी सिपाही अशोक कुमार शामिल हैं। साथ ही इस मामले में पुलिस की 6 टीमों का गठन किया गया। पुलिस ने शराब ठेकेदार के बेटे समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया। आपको यह भी बता दें कि अलीगढ़ शराब प्रकरण में जांच और कार्रवाई के लिए पुलिस ने 6 टीमें बनाई हैं। प्रदीप हमारे सहयोगी इस पर लाइव जुड़ गए हमारे साथ, उनसे अपडेट लेते हैं। प्रदीप, बताइएगा अब तक क्या कार्रवाई हुई है पूरे मामले में और सबसे अहम बात यह कि क्या मरने वालों का आंकड़ा अब भी बढ़ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए कल से जब से ये घटना हुई है, शराब से मौत होगी, उसके बाद से अलीगढ़ के खैर, लोधा और जवा तीनों ही थानों में मुकदमे कायम किए गए हैं आरोपियों के खिलाफ और उनमें से करीब 6 लोगों को उनमें से गिरफ्तार किया गया है। जो मुख्य आरोपी है इसमें विपिन यादव और ऋषि शर्मा, वो दोनों अभी फरार है, जिनके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। ऋषि शर्मा का जो भाई है कपिल और उनकी वाइफ को भी इसमें आरोपी बनाया गया है। मृत्यु का जो आंकड़ा है वो रात तक तो 18 था, लेकिन अभी सुबह वो आंकड़ा बढ़कर 22 हो चुका है। 22 की कंफर्म मौत की पुष्टि हो चुकी है शराब सेवन, और अभी हो सकता है कुछ आंकड़ा और बढ़ जाए क्योंकि अभी कुछ बॉडी जो पड़ी हुई है पोस्टमार्टम हाउस में, उनका पोस्टमार्टम अभी नहीं हुआ है। तो अभी पुलिस पूरे मामले पर, जो मेरी अभी थोड़ी देर पहले एसएसपी से बात हुई तो उन्होंने बताया कि जो हम मेन आरोपी है उसकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे हैं। जी हाँ, तो आप बता रहे हैं कि मरने वालों का आंकड़ा 21 तक जा पहुंचा है। इसके अलावा कुछ बॉडीज हैं, उनका पोस्टमार्टम नहीं हो सका है और उस आंकड़े में और इजाफा भी हो सकता है। 3 लोगों को निलंबित किया गया है। आबकारी विभाग से संबंधित ये तीनों लोग हैं। क्या कुछ और लोग भी कार्रवाई की जद में हैं? बिल्कुल, देखिए इसमें कल जैसे ही ये घटना सामने आई थी उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने निर्देश के पर अलीगढ़ के 3 बड़े अधिकारी थे, उनको पहले निलंबित किया गया। उसके अलावा 2 सिपाही, अब टोटल 5 लोगों को निलंबित किया जा चुका है इस पूरे मामले में। जी, जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। आप ताजा हालात पर नजर बनाकर रखिए प्रदीप। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह 10:30 बजे टीम 9 की बैठक करने का फैसला किया है। वो आज सुबह 10:30 बजे ये मीटिंग करने जा रहे हैं। आज की बैठक में कोरोना कर्फ्यू को आगे बढ़ाने को लेकर मंथन किया जाएगा। उम्मीद यही की जा रही है कि छूट के साथ प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू को 1 हफ्ते के लिए बढ़ाया जा सकता है। अभी प्रदेश में आंशिक कोरोना कर्फ्यू 31 मई तक है, लेकिन केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को वर्तमान स्थिति को बरकरार रखने के लिए एडवाइजरी जारी की है। ऐसे में यह संभव है कि अभी तक 1 हफ्ते के लिए इस कोरोना कर्फ्यू को आगे बढ़ाया जाए। कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के खिलाफ सरकार के बड़े अभियान का बड़ा असर लगातार दिख रहा है। प्रदेश में पहले जहां 24 घंटे में 30,000 से ज्यादा नए संक्रमित मिल रहे थे, अब यह संख्या 2402 पर सिमट गई है। 24 घंटे में 3,58,407 लोगों का टेस्ट किया गया, जिसमें कोविड संक्रमण के 2,402 नए मामले ही सामने आए। एक दिन में 8,145 लोग ठीक हुए हैं। अब एक्टिव केसेस की संख्या पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 52,244 है, जो कि कभी 3 लाख के ऊपर थी। प्रदेश में अब कोरोना वायरस संक्रमण की रिकवरी दर बढ़कर 95.70% हो गई है। तो यूपी में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट जारी है। यूपी में टेस्टिंग तेजी से बढ़ रही है, केस और तेजी से घट रहे हैं। सीएम योगी की सख्त मॉनिटरिंग, जमीनी दौरों और 3T फॉर्मूले का असर अब साफ दिखने लगा है। 24 घंटे में कोरोना के 2,402 मामले सामने आए।
जबकि 158 संक्रमितों की मौत भी हुई। 3.5 लाख से ज्यादा टेस्ट हुए और 1.5 लाख के आसपास RT-PCR टेस्ट किए गए। अब यूपी में एक्टिव केस 52,244 हैं। 16 जिलों में सिंगल डिजिट में केस हैं, जबकि 53 जिलों में डबल डिजिट में केस हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर सिर्फ 4 जिलों में सैकड़ों केस हैं। ये चारों जिले सबसे ज्यादा केसेस वाले जिले हैं और अब तक कुल 1,73,55,300 लोगों को वैक्सीन लगी है, जिसमें 16.5 लाख से ज्यादा युवाओं यानी 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। तो कोरोना धीरे धीरे डाउन हो रहा है यूपी के अंदर, रिकवरी रेट अप हो रहा है और फिलहाल जिस आंकड़े पे सबकी नजर है वो है मृत्यु दर। वो तेजी से घटे तो लोगों को और राहत महसूस होगी। उधर देश में कोरोना का नया आंकड़ा भी सामने आ गया है, वो भी हम आपको बता देते हैं। 24 घंटे के अंदर देश भर से 1,73,000 नए केस सामने आए। 45 दिनों के बाद आज कोरोना के सबसे कम मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 2,84,601 मरीज इलाज के बाद ठीक भी हुए हैं। लेकिन धीरे धीरे नए संक्रमितों का जो ग्राफ है वो गिरता जा रहा है। देश भर में 24 घंटे में जो मामले सामने आए हैं वो पिछले 45 दिनों में सबसे कम आंकड़ा बताया जा रहा है। नया आंकड़ा जो सामने आया है उसके मुताबिक 1,73,000 नए संक्रमित मरीज देश भर में मिले हैं। 45 दिनों के बाद आज ये सबसे कम आंकड़ा है। 24 घंटे में 2,84,601 मरीज ठीक भी हुए हैं। और अब आपको हम आंकड़ा दिखा रहे हैं। नए केस 1,73,000 और ठीक मरीज कितने हुए हैं वो भी जान लीजिए। 2,84,601 मरीज ठीक भी हुए हैं। मतलब नए संक्रमितों की तादाद कम है, ठीक होने वालों की संख्या ज्यादा है और यह आंकड़ा धीरे धीरे राहत प्रदान कर रहा है। लेकिन चिंता जो बढ़ा रहा है वो है मृत्यु दर। और अब आपको सीधे लखनऊ लिए चलते हैं। सीएम योगी इस वक्त वहां पर पहुंचे हैं और पत्रकारों को संबोधित करने जा रहे हैं। आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की पुण्यतिथि है। यहां पर सीएम योगी पहुंचे हैं। उन्होंने पुष्प अर्पित किए, माल्यार्पण किया स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा पर। और अब वो मीडिया को भी संबोधित करेंगे। चौधरी चरण सिंह बहुत बड़े किसान नेता रहे, देश के प्रधानमंत्री रहे, उत्तर प्रदेश से आते थे और लखनऊ में उनको श्रद्धांजलि अर्पित की सीएम योगी ने। मित्रों, पूर्व प्रधानमंत्री, किसानों के मसीहा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की 34वीं पुण्यतिथि के अवसर पर मैं राज्य सरकार की ओर से और प्रदेशवासियों की ओर से उनकी स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं कि चौधरी चरण सिंह जी किसानों के परम हितैषी थे। मूल्यों और सिद्धांतों के साथ भारत जैसे कृषि प्रधान देश में देश की सत्ता की राह देश के खेतों और खलिहानों से होकर के जाता है, इस बात का उद्घोष करने वाले चौधरी चरण सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी उन्होंने प्रदेश के विकास में अभूतपूर्व योगदान दिया। चौधरी साहब के गांव के लिए, किसानों के लिए किए गए योगदान
को स्मरण करते हुए वर्तमान में केंद्र और प्रदेश सरकार खेती और किसानी पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए उनके हितों को संरक्षण देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हम लोग वर्तमान में कोरोना कालखंड में देख रहे होंगे कि जब दुनिया अस्त व्यस्त है तब भारत इस महामारी से पूरी प्रतिबद्धता से लड़ते हुए किसान भाइयों को कोई समस्या न होने पाए, इसके लिए खेती बाड़ी के कार्यक्रम को अनवरत जारी रखे हुए है। अभी हाल ही में खेती के लिए आवश्यक डीएपी खाद पर सब्सिडी का दाम 1200 रुपये प्रति बोरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने घोषित करके किसानों के हितों के प्रति समर्पित सरकार की अपनी प्रतिबद्धता को ही आगे बढ़ाया है। पिछले 7 वर्षों के दौरान केंद्र की सरकार ने किसानों के हित में, गांवों के हित में और गरीबों के हित में जितने फैसले लिए हैं, आज़ादी के बाद देश के अंदर किसी भी सरकार ने उतने निर्णय किसानों के हित में नहीं लिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना हो, किसानों को समर्थन मूल्य, लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य देने की गारंटी हो, या फिर किसानों को देश के अंदर अपनी उपज को बिना किसी टैक्स के कहीं भी बेचने की स्वतंत्रता, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हर किसान को 6,000 रुपये सालाना किसी साहूकार और मुनाफाखोर से मुक्त करने के लिए चलाया गया अभियान इस सफलतापूर्वक आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में किसानों के हितों के लिए पूरी समर्पित भाव के साथ कार्य कर रही है। चौधरी साहब की कर्मभूमि रमाला में रमाला चीनी मिल के पुनरुद्धार की कार्रवाई रही हो, या फिर गन्ना किसानों को गन्ना मूल्य के भुगतान का, पिछले 4 वर्ष के दौरान हमारी सरकार ने प्रदेश में 1,35,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य किसानों के खाते में देकर किसानों के जीवन में खुशहाली लाने का प्रयास किया है। इतना गन्ना मूल्य का भुगतान आज़ादी के बाद किसी भी सरकार ने 5 वर्ष के अपने कार्यकाल के दौरान भी नहीं किया। कोरोना कालखंड में चाहे पहली लहर रही हो या दूसरी लहर, प्रदेश की सभी 119 चीनी मिलें बंद जो पहले बंद, बहुत सारी जिसमें बंद थी, हमने उनको चालू रखा। कोरोना कालखंड के दौरान भी उसको चालू रखा, जिससे गन्ना किसान कहीं से भी पीड़ित न होने पाए, प्रताड़ित न होने पाए, या उनकी गन्ना की फसल खराब न होने पाए। प्रदेश के अंदर सिंचाई की योजना को, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना को प्रमुखता के साथ आगे बढ़ाने और दशकों से लंबित कृषि सिंचाई की योजना को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने के लिए किया जाने वाला कार्य हो, प्रदेश सरकार ने उन सभी योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया। उत्तर प्रदेश देश के अंदर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का सर्वाधिक लाभ लेने वाला राज्य है, और राज्य के अंदर 2,42,00,000 से अधिक किसान वर्तमान में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से आच्छादित हैं। कृषि सिंचाई की योजनाएं, जिसमें बाण सागर की परियोजना को पूरा करने का कार्य हो, या फिर अर्जुन सहायक, मध्य गंगा या सरयू नहर प्रणाली को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य,
ये राज्य सरकार की किसानों के हित में किए जाने वाले वे सभी कार्यक्रम हैं। कोरोना कालखंड में ही गेहूं क्रय केंद्र वर्तमान में भी संचालित हैं, जहां दुनिया के तमाम देश लॉकडाउन में हैं। तमाम राज्यों में भी पूर्ण लॉकडाउन है। उत्तर प्रदेश में श्रमिकों को बचाते हुए उद्योगों का संचालन करना, खेतीबाड़ी का कार्य किसानों को पूरे सुरक्षा कवच देते हुए खेतीबाड़ी का कार्य अनवरत रूप से चलना। प्रदेश ने अब तक 38 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं का क्रय किया है। किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से 72 घंटे के अंदर उनकी उपज का दाम उपलब्ध करवाने की कार्रवाई 1975 रुपये समर्थन मूल्य के साथ किया जा रहा है। प्रदेश सरकार अपने किसान भाइयों के हितों को पूरी तरह संरक्षित देने के लिए प्रतिबद्ध है और इसीलिए सरकार ने तय किया है, यद्यपि हम किसानों को सस्ते दाम पर बिजली उपलब्ध कराते हैं, लेकिन प्रदेश के हित में जो अफवाहें चल रही थी कि बिजली के दाम बढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार ने तय किया है कि कोई बिजली के दाम नहीं बढ़ेंगे। सरकार गांव के लिए, किसानों के लिए, श्रमिकों के लिए पूरी ईमानदारी के साथ पूरी प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। आज जब चौधरी साहब की 34वीं पुण्यतिथि के अवसर पर हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं। केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा किसान भाइयों के हित में किए जाने वाले ये कार्यक्रम, चौधरी साहब के किसान हितैषी उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का ही एक परंपरा है, जिसके लिए उन्होंने कहा था कि देश के सत्ता का रास्ता खेत और खलिहानों से होकर के जाता है। तो उस खेत और उस खलिहान की रक्षा के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है, अपने किसान भाइयों के हितों के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। आज के इस अवसर पर मैं राज्य सरकार की ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से देश के पूर्व प्रधानमंत्री, किसानों के परम हितैषी स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। तो सीएम योगी ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि दी और उनकी बातों को याद किया और कहा कि देश की सत्ता और प्रगति का रास्ता खेतों और खलिहानों से होकर जाता है। ये कभी चौधरी चरण सिंह ने कहा था। और साथ ही मौजूदा वक्त में किसानों के लिए क्या प्रयास हो रहे हैं, उस सब से भी अवगत कराया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने अपने छात्रों को छात्रावास खाली करके अपने घरों को लौटने की गुजारिश की है। कुलपति प्रोफेसर तारिक मंसूर की अध्यक्षता में इस बात पर सहमति बनी कि जिन छात्रावासों में छात्र रह रहे हैं, उनके प्रोवोस्ट द्वारा उनकी छात्रों के माता पिता को एक अलग पत्र भेजा जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके बच्चे छात्रावास खाली करके अपने घर वापस लौट जाएं। छात्रों से घर जाकर वैक्सीनेशन की अपील भी की गई है। एमयू इंतजामिया ने ये फैसला लिया और आज एडवाइजरी जारी करी स्टूडेंट्स को कि वो हॉस्टल फौरन वेकेट कर दें और अपने घर में अपने रिस्पेक्टिव घर वापस चले जाएं। ये डिसीजन इंतजामिया ने इसलिए लिया है कि कोविड-19 का जिस तरह से पैंडेमिक फैला हुआ और फेज़ 2 में आपने जो देखा है बहुत ही चैलेंजिंग टाइम से उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी हमारे लिए पैरामाउंट है। तो ये दरख्वास्त दरियाफ्त की एडवाइजरी जारी करी गई है और साथ में ये भी बताते चले कि ऑलरेडी एकेडमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो ऑनलाइन मोड में चल रही हैं, एग्जामिनेशन भी ऑनलाइन मोड में होंगी। एक बार फिर से वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर साहब ने ये दरख्वास्त की। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको बता दें कि एबीपी गंगा आज दोपहर 12 बजे से कोरोना काल के कर्मयोग ई कॉन्क्लेव करने जा रहा है, जिसमें शासन प्रशासन के लोग जुड़ेंगे और बताएंगे कि वायरस पर क्या है उनका विजय प्लान, कैसे महामारी से प्रदेश को निजात मिलेगी और तीसरी लहर के लिए क्या तैयारी की जा रही है। तो बने रहिए एबीपी गंगा के साथ।